हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल कवर द टॉपिक वुंड हीलिंग। इस वीडियो के अंदर हम वुंड हीलिंग को पढ़ेंगे, उसकी चारों फेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वुंड हीलिंग होता क्या है। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वुंड हीलिंग और वुंड रिपेयर इज़ द बॉडीज़ नेचुरल प्रोसेस। वुंड हीलिंग बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है ऑफ रीस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शंस। जो भी नॉर्मल फंक्शंस होते हैं बॉडी टिश्यू के, उनको वापस से रीस्टोर करना या रीजनरेट करना। एंड स्ट्रक्चर आफ्टर इंजरी। जब कोई भी इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी और उस घाव को बोलते हैं वुंड। उस वुंड को नेचुरली जब बॉडी रिपेयर करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वुंड हीलिंग। द एंटायर वुंड हीलिंग प्रोसेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये जो पूरा वुंड हीलिंग का प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं। दैट बिगिनस एट द मोमेंट ऑफ इंजरी, जो इंजरी के मोमेंट से लेकर एंड कैन कंटिन्यू फॉर मंथ्स टू ईयर्स, जो महीनों से लेकर सालों तक चलता रहता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हमारे पास वुंड हीलिंग की टोटल 4 फेजेस होती है। कौन कौन सी फेजेस होती है? एक होता है ब्लीडिंग फेज, इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफरेटिव एंड रीमॉडलिंग। जो ब्लीडिंग फेज होती है उसका एक और दूसरा नाम भी होता है जो कि होता है हीमोस्टेटिस फेज। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट फेज़ की। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, इंजरी होने के जस्ट फ्यू मिनट्स बाद प्लेटिलेट्स इन द ब्लड्स बिगिन टू स्टिक टू द इंजरी साइट्स। जो प्लेटिलेट्स होती है वो इंजरी साइट पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। दिस प्लेटिलेट्स, जो प्लेटिलेट्स होती है, कॉज अ फ्यू थिंग्स टू हैपन, दे चेंज इनटू अमॉर्फस शेप। यानी कि जो प्लेटिलेट्स होती है वो इंजरी साइट पे एक्यूमुलेट होती है, वहाँ पे इकट्ठा होती है और अमॉर्फस शेप के अंदर चेंज हो जाती है। मोर सूटेबल फॉर क्लोटिंग, जो मोर सूटेबल है ब्लड क्लोटिंग के लिए। एंड दे रिलीज केमिकल सिग्नल्स टू प्रमोट क्लोटिंग। दिस रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ फिब्रिन विच फॉर्म अ मैश एक्ट प्लेटिलेट्स टू ईच अदर ग्लू टू बाइंड। यानी कि जो सिग्नल्स भेजती है प्लेटिलेट्स, उस सिग्नल्स की भेजने की वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है और ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है फिब्रिन। इसके लिए आपको ब्लड क्लोटिंग समझ में आना ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो पहले आप ब्लड क्लोटिंग को पढ़ें। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट एंड प्रोडक्ट जो बनता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर वो बनता है फिब्रिन। और वो जो फिब्रिन होता है वो यहाँ पर एक ग्लू की तरह काम करता है। यानी कि जो भी प्लेटिलेट्स है, जो भी सेल्स है, उन सबका एक क्लॉट बनाता है या फिर एक थ्रोम्बस बनाता है जो क्या करता है, कीप्स प्लेटिलेट्स एंड ब्लड रिलीज ट्रैप्ड इन द वुंड एरिया। जो भी ब्लड सेल्स है, जो भी प्लेटिलेट्स है, उनको सबको वुंड एरिया के अंदर कलेक्ट करके रखता है और ब्लीडिंग को रोकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इन्फ्लामेटरी फेज़ के बारे में। इन्फ्लामेटरी फेज़ जो होता है हमारे पास वो सेकेंड स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग है। इन्फ्लामेटरी फेज़ इज़ राइट आफ्टर द इंजरी वेयर द इंजर्ड ब्लड वेसल्स लीक ट्रांसयूडेट। यानी कि जब इंजरी होती है, जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स होती है ना, वो ट्रांसयूडेट को रिलीज़ करती है। अब ट्रांसयूडेट क्या होता है? ये कुछ एक लिक्विड होता है जो मेडअप ऑफ होता है सॉल्ट एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। कॉजिंग लोकलाइज स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, बोथ कंट्रोल ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। ये जो हमारे पास ट्रांसयूडेट होता है वो लोकलाइज स्वेलिंग कॉज कराता है और इन्फ्लामेशन कॉज कराता है, जो क्या करता है, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन दोनों को कंट्रोल करती है। नाउ ड्यूरिंग दिस फेज़, जो इन्फ्लामेटरी फेज़ होता है उसके अंदर डैमेज एंड डेड सेल्स, जो भी डैमेज और डेड सेल्स है जिनकी ज़रूरत नहीं है, क्लियर्ड आउट अलॉन्ग विद बैक्टीरिया पैथोजन, वो सब हट जाती हैं, वहाँ से क्लियर हो जाती है। साथ में बैक्टीरिया और पैथोजन भी क्लियर हो जाते हैं। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ये एक फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाता है। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वुंड हीलिंग के थर्ड फेज़ के बारे में। वुंड हीलिंग के दोनों फेज़ हमने पढ़ लिए हैं, अब थर्ड फेज़ पे आते हैं। व्हेन द वुंड इज़ रीबिल्ड, जब वुंड रीबिल्ड होने लग जाता है, यानी कि वापस से घाव भरने लग जाता है विथ न्यू टिश्यूज़, वहाँ पे न्यू टिश्यूज़ की फॉर्मेशन भी होगा, मेडअप ऑफ कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जो न्यू टिश्यू होंगे वो कोलेजन से बनेंगे और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से बनेंगे। अ न्यू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स
मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द ग्रेन्युलेशन टिश्यू, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उनका एक न्यू नेटवर्क तो ज़रूर बनेगा वहाँ पे, ताकि जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू है यानी कि जो नए टिश्यू है जो ग्रो कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे ग्रेन्युलेशन टिश्यू। यानी कि जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू है कैन बी हेल्दी एंड रिसीव सफिशिएंट ब्लड एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी नए टिश्यू वहाँ पे बन रहे हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिले, ब्लड मिले, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। नाउ इन हेल्दी स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग, यानी कि अगर एक हेल्दी स्टेज में है वुंड हीलिंग, अगर वुंड हीलिंग प्रॉपरली हो रही है तो जो ग्रेन्युलेशन टिश्यू होंगे यानी कि जो नए टिश्यू ग्रो कर रहे होंगे वो इस पिंक और रेड एंड अनइवन इन टेक्सचर, यानी कि वो जनरली पिंक और रेड कलर में देखने को मिलेंगे। हेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू डज नॉट ब्लीड ईजीली, जो हेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यूज़ होते हैं वो ईजीली ब्लीडिंग नहीं शो करते। डार्क ग्रेन्युलेशन टिश्यू कैन बी साइन ऑफ इन्फेक्शन, इस्चीमिया और पुअर परफ्यूजन, यानी कि अगर जो ग्रेन्युलेशन टिश्यूज़ है, जो नए टिश्यूज़ है जो फॉर्म हो रहे हैं, अगर वो डार्क है इनका मतलब वहाँ पे इस्चेमिक कंडीशन है, उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, या फिर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो चुका है। नाउ फाइनली एपिथेलियल सेल्स रीसरफेस द इंजरी एपिथेलाइजेशन, यानी कि जो एपिथेलाइजेशन का प्रोसेस अब इसके बाद में होता है जिसके अंदर नए टिश्यूज़ कम्प्लीटली फॉर्म हो जाते हैं। हैपन फास्टर्स व्हेन वुंड्स आर कीप्ड मॉइस्ट एंड हाइड्रेटेड, यानी कि जब हम वुंड को या घाव को मॉइस्ट कंडीशन में और हाइड्रेटेड कंडीशन के अंदर रखते हैं तो एपिथेलाइजेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी लास्ट फेज़ के बारे में, जो है मैचुरेशन फेज़, या फिर हम इसको बोलते हैं रीमॉडलिंग फेज़ या फिर स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, जो कोलेजन होता है इस रीमोल्डेड फ्रॉम टाइप 3 टू टाइप 1, जो कोलेजन होता है वो टाइप 3 से टाइप 1 के अंदर रीमोल्ड हो जाता है एंड द वुंड फुल्ली क्लोजेस, और जो घाव होता है, जो वुंड होता है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। द सेल्स दैट हैज़ बीन यूज्ड टू रिपेयर द वुंड बट विच आर नो लॉन्गर नीडेड, जो भी सेल्स थी जो वुंड को ठीक करने के लिए ज़रूरी थी और उस साइट पे थी, वो जिनकी ज़रूरत नहीं है अब वो रिमूव हो जाती है बाय एपोप्टोसिस प्रोसेस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये दोनों प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से सेल जो इनकी ज़रूरत नहीं है वो रिमूव हो जाती है। जनरली रीमॉडलिंग बिगिंस अबाउट 21 डेज आफ्टर एन इंजरी एंड कैन कंटिन्यू फॉर ईयर और मोर। जनरली एक वुंड को रिपेयर होने में 21 डेज तक लग सकते हैं, और अगर इंजरी बड़ी है तो वो कंटिन्यू रह सकते हैं फॉर अ ईयर भी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चारों प्रोसेस थे वुंड हीलिंग के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग को उनकी बात करेंगे। थैंक यू।